फिर हम बात करते हैं रिव्यू असाइनमेंट की। तो ऑडिट वर्सेस रिव्यू, ऑडिट के लिए एसेज लगते हैं, रिव्यू के लिए एसआरई लगता है। ऑडिट की अगर हम बात करें तो हम उसमें ओपिनियन देते हैं, रिव्यू में हम लोग कंक्लूजन देते हैं। ऑडिट में रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस है, रिव्यू में लिमिटेड लेवल ऑफ अश्योरेंस है। वर्डिंग्स की बात करें, ऑडिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ट्रू एंड फेयर व्यू पॉजिटिव होती है। रिव्यू में जितनी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की उसमें हमको कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली जिसको देखकर हमको ऐसा लगे कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है, तो निगेटिव तरह की वर्डिंग्स है। प्रोसीजर्स की अगर मैं बात करूं, इफ यू टॉक अबाउट प्रोसीजर्स, तो ऑडिट में सभी तरह के प्रोसीजर्स लगाते हैं, जितना चाहिए उतने प्रोसीजर्स हम लोग लगाते हैं। रिव्यू की अगर हम लोग बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट रिव्यू, सो सिर्फ दो तरह के प्रोसीजर्स हम लोग लगवाते हैं। इंक्वायरी, सिर्फ दो तरह के प्रोसीजर्स हम लोग लगाते हैं, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। दो तरह के स्टैंडर्ड्स है, 2400, 2410। अगर ऑडिटर से ही आप इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू करवाओगे तो 2410 लगता है, और अगर किसी भी दूसरे प्रैक्टिशनर से अगर आप रिव्यू करवाते हो तो 2400 लगता है। फिर एक सिंपल सा केस है जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है सीए फाइल स्टूडेंट को रिव्यू को लेकर, तो बेसिकली ये आपको स्टैंडर्ड लग जाएगा। इंट्रोडक्शन की बात करें, इसमें लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस है, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस है। रिस्क लेवल को हम एक्सेप्टेबल लेवल तक लो करते हैं, ठीक है, एक्सेप्टेबल लेवल तक लेकर आते हैं, लो लेवल तक नहीं लेके आते, डिफरेंस है। लिमिटेड एश्योरेंस है, रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल पे लाया जाता है। ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस है और रिस्क को लो लेवल पे लाया जाता है। इसलिए ऑडिट में ओपिनियन है, यहां पे जितनी जानकारी एविडेंस हमने इकट्ठा किया सिर्फ कंक्लूजन देने के लिए सफिशिएंट है। स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट लगते हैं 24 से 2410। आपका स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल तो लगता ही लगता है। 2400 जिम्मेदारियां समझाता है, फिर वापस रिपीटेशन है जो हमने पढ़ा। बहुत जगह रिपीटेशन होता है इंट्रो में, तो बार बार उसको याद करने की, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो दोनों तरह का फ्रेमवर्क हो सकता है। आपको जनरल पर्पस वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू करना भी पड़ सकता है, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी रिव्यू करना पड़ सकता है। सिर्फ इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगता है, लेकिन एक खास बात, अगर आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट, पोटेंशियल मटेरियल मिसस्टेटमेंट लगता है, पोटेंशियल मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो हम एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हैं जब जब तक हम कंफर्म ना कर ले कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं। तो कभी कभी हम लोग आगे निकलते हैं दो प्रोसीजर से रिव्यू के अंदर, कभी कभी। ऑब्जेक्टिव एकदम सिंपल सेट है, 2400 का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स और इंक्वायरी लगाने का, इतना एविडेंस ऑब्टेन करने का, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस दे सके, कंक्लूजन हम लोग दे सके, रिपोर्ट बनाकर दे देने का। अगर कुछ गलती निकली तो मॉडिफाई करना पड़ सकता है, फिर विड्रॉ करना पड़ सकता है। सिंपल टारगेट सेट किया हुआ है। नाउ एथिकल स्टैंडर्ड्स, बिल्कुल सारे एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने पड़ेंगे, और खास बात इंडिपेंडेंस भी लगेगा। ऑडिट और रिव्यू में एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ में आपको इंडिपेंडेंस भी लगने वाला है। अगर मैं बात करूं कि भाई असाइनमेंट एक्सेप्ट करते वक्त कौन सी बातें सोचनी चाहिए, ये सारी बेसिक बातें अब यहां से पूरी बातें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ये बिल्कुल वैसी है। ले रीड इंफॉर्मेशन शॉर्टकट है। अगर पहले ही लिमिटेशन ऑन स्कोप है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है कि ये मत करो वो मत करो, जिससे ऐसा दिख रहा है कि आगे जाके डिस्क्लेमर देना पड़े, डोंट एक्सेप्ट। एथिकल रिक्वायरमेंट आपको लगता है फुलफिल नहीं कर पाओगे, इंडिपेंडेंट नहीं रह पाओगे, डोंट एक्सेप्ट। आपको कोई रैशनल पर्पज नहीं लगा, आपको क्लियर कट रीजन क्यों नहीं लग रहा कि भाई ये लोग रिव्यू क्यों करवा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे भाई एनुअल रिव्यू कोई क्यों करवाएगा अगर एनुअल ऑडिट हो रहा है तो, ठीक है, इरेशनल पर्पज है ये। फिर लॉ में ऑडिट लिखा है लेकिन रिव्यू करवा रहे हैं, इरेशनल है, ये क्यों करवा रहे हैं ऐसा। ऐसा लगता है हमारा नाम मिसयूज करेंगे, लोगों को बोलेंगे हमने ऑडिट करवाया, ऐसा लग रहा है हमको। या फिर ये जो एनवायरमेंट है, जो बातें बोल रहे हैं, ये इसमें रिव्यू करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको लगे कि कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अच्छे से रिव्यू नहीं करने देंगे, प्लीज डोंट एक्सेप्ट। अगर जब भी आपको लगता है कि रिव्यू सूटेबल नहीं है, आप लोग उनको एक्सपेक्टेशन समझते हो, आपको लगता है कि यार जिस तरह की वर्डिंग, जिस तरह का अश्योरेंस ये चाहते हैं, रिव्यू तो बिल्कुल सूटेबल नहीं है, तो उनको ऑल्टरनेटिव दो। ऑल्टरनेटिव में आप बोल सकते हो कि भाई ऑडिट असाइनमेंट ले लो, क्योंकि आपको बहुत रीजनेबल लेवल का अश्योरेंस चाहिए, या फिर कंपाइलेशन ऑफ एंगेजमेंट करवा लो जिसमें कोई अश्योरेंस ही नहीं है, ठीक है, जब आपको ऐसा दिखे कि रिव्यू इनके लिए सूटेबल नहीं है। अगर डाउट है ऑन मैनेजमेंट इंटीग्रिटी, डोंट एक्सेप्ट। अगर आपको लगता है इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी, रिलायबल नहीं होगी, आपको दिख रहा है सॉफ्टवेयर टीम नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, बराबर काम नहीं किया, आपको लगता है नहीं मिल पाएगी अवेलेबल इंफॉर्मेशन, रिलायबल इंफॉर्मेशन, डोंट एक्सेप्ट। तो जैसे ऐसे 210 के अंदर प्री कंडीशंस होती है, वैसे सेम प्री कंडीशंस कॉपी पेस्ट यहां पर भी है। कंडीशन नंबर 1, हम चाहते हैं कि सामने वाला क्लाइंट हमको अग्रीमेंट में लिख कर दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, उसके लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैनेजमेंट बनाएगा, और जितने भी इंफॉर्मेशन बनाई है वो शेयर करेगा। हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बोले तो वो भी देगा,
और हमको जब भी लोगों से पूछताछ करनी रहे लोगों का एक्सेस भी देगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल। और दूसरा, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, एकदम कॉपी पेस्ट ऐसे 210 जैसे रहता है वैसा है। फिर अगर अगर मैनेजमेंट सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, इफ मैनेजमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड, मैनेजमेंट रेडी नहीं है ये प्री कंडीशन फुलफिल करने के लिए, डोंट एक्सेप्ट। मैनेजमेंट को हमने बोला, समझाया कि भैया प्री कंडीशन दोनों मैंडेटरी, दोनों फुलफिल कर, बिल्कुल रेडी नहीं है, डोंट एक्सेप्ट द असाइनमेंट। ठीक है, लेकिन अगर लॉ अगर आपको मजबूर कर देता है, लॉ आपको मजबूर कर देता है कि आपको ये असाइनमेंट करना ही पड़ेगा, तो असाइनमेंट करो, लेकिन स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट का रेफरेंस मत दो जबरदस्ती, अगर लॉ तुमको करवाता भी है तो। असाइनमेंट एक्सेप्ट करने के बाद कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि प्री कंडीशंस टूट रही है, फिर आप मैनेजमेंट के पास जाओ, रिजॉल्व करवाने की कोशिश करो। ठीक है, फिर रिजॉल्व अगर नहीं हो पाया तो आपके पास में दो ऑप्शन है। अगर अर्ली स्टेजेस में आपको ये सारी बातें पता चलती है तो आप विड्रॉ करने के बारे में सोचो। अगर लॉ रूल्स रेगुलेशन प्रोहिबिट नहीं करते हैं, अर्ली स्टेज में आपको पता चला, विड्रॉ करने के बारे में सोचो प्रैक्टिकली। अगर बहुत बाद में पता चला ये सारी बातें, ठीक है, तो फाइनलाइजेशन तब कुछ ऐसे इश्यूज निकले हैं, तो फिर आप मॉडिफाई करने के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, आप डिस्क्लेमर देने के बारे में सोच सकते हो। आगे भाई ऐसे 210 के हिसाब से वापस वैसे ही एंगेजमेंट लेटर बनाना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, एक लेटर फॉर्म में होना चाहिए एंगेजमेंट लेटर। अगर रिकरिंग असाइनमेंट है तो बार बार आपको फ्रेश चीज बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली सोच लो, या तो रिमाइंडर देना पड़ेगा, सिंपल एक रिमाइंडर देना पड़ेगा कि भाई पुराना लेटर चलता रहेगा, या फिर अगर सर्कमस्टांसेस बदले हुए एक्सटर्नल इंटरनल, तो रिवीजन करने के बारे में सोच सकते हैं। सब कुछ साइन होने के बाद में वो चेंज करना चाहते हैं टर्म्स को, टाइम कम करना चाहते हैं, फीस कम करना चाहते हैं, कुछ ब्रांचेस निकालना चाहते हैं, देखो जस्टिफाइड है क्या? जस्टिफाइड है तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो विड्रॉ कर लो असाइनमेंट से। असाइनमेंट का नेचर बदलना चाहते हैं, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस से नॉन अश्योरेंस पे जाना चाहते हैं, वापस देखो जस्टिफाइड है क्या? अगर सिचुएशन के हिसाब से जस्टिफाइड है तो ठीक है, नया रिवाइज्ड एंगेजमेंट लेटर ले लो, नहीं तो विड्रॉ कर लो, क्योंकि धोखेबाजी, पहले बोला था इसके हिसाब से काम होगा, अब नहीं बोल रहा। अगर हमको रिव्यू करना है तो उसका टेक्निक क्या रहेगा? मुद्दा टेक्निक रहेगा। एम इज फॉर मटेरियलिटी, यहां पर भी आपको मटेरियलिटी लेवल डिटरमाइन करना पड़ेगा, और मटेरियलिटी लेवल बिल्कुल वैसे ही डिटरमाइन करते जैसे ऑडिट में होता है। लेवल ऑफ अश्योरेंस का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस हो कि रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस हो, मटेरियलिटी लेवल सेम रहेगा, उसी तरीके से निकलता है। मटेरियलिटी लेवल निकालने के बाद में अगर न्यू इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मटेरियलिटी रिवाइज कर सकते हो, एरिया लेवल मटेरियलिटी को रिवाइज कर सकते हो। यू स्टैंड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड एनवायरमेंट, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एंटिटी एंड एनवायरमेंट, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ताकि इसके बेसिस पे आप कॉम्प्लिकेटेड एरियाज मिल जाए, कॉम्प्लिकेटेड एरियाज मिल जाए, जजमेंट वाले एरियाज मिल जाए, प्रेशर वाले एरियाज मिल जाए, बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस वाले एरियाज मिल जाए, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट लाइकली है, कहां पे बड़ी बड़ी गलतियां हो सकती है। दैट इज नथिंग बट रिस्क असेसमेंट, लेकिन वो एग्जैक्टली वैसा नाम यूज नहीं करते। देन डी स्टैंड फॉर डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स, डी स्टैंड फॉर डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स। तो भाई आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे? तो यहां पे आप दो ही प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। मेजरली दो प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, लेकिन अगर सर्कमस्टांसेस को देखकर अगर मिसस्टेटमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ऐसे केस में आप अदर प्रोसीजर्स भी लगा सकते हो। अगर वो लगता है कि भाई एफिशिएंट इफेक्टिव तरीके से एविडेंस मिल सकता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट को रीड कर लेना, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत बड़ा रेवेन्यू है, तो रीड कर लेना, कर सकते हो। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का ओवरव्यू कर लेना, लेजर स्क्रूटिनी कर लेना, कर सकते हो। अदर प्रोसीजर लगाने से कोई ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होता, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल जैसा था वैसे ही रहता है, कंक्लूजन देना ऑब्जेक्टिव अभी भी था, बाद में भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर ऑडिट प्रोसीजर जब भी आप तय करो, सभी मटेरियल आइटम्स के लिए कुछ ना कुछ रिव्यू प्रोसीजर जब भी आप तय करो, सभी मटेरियल आइटम्स के लिए आपने रिव्यू प्रोसीजर होने ही चाहिए। जहां पर भी लाइकली था मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वो सारे एरिया कवर होने ही चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस से बता सके, कंक्लूजन को दे सके। तो ऑडिट प्रोसीजर कैसे तय करना उसके बारे में बोला। अब इंक्वायरी में घुसे, जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं नॉलेजेबल लोगों से, खास करके कंपनी के अंदर के जो लोग होते हैं उनसे ज्यादा पूछताछ करते रिव्यू में हम लोग, तो उसको हम इंक्वायरी बोलते हैं। उसका शॉर्टकट है फन एट मद्रास एंड एनसीआर, बहुत मजा है इंक्वायरी करने में, एट मद्रास एंड एनसीआर। सस्पेक्टेड एलिज्ड एक्चुअल फ्रॉड की इंक्वायरी कर लो, अनयूजुअल सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन में उसकी इंक्वायरी कर लो, एंड फॉर नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन विदाउट कंसिडरेशन है तो उसकी इंक्वायरी कर लो। मैटर्स अराइजिंग, जो इनकंसिस्टेंसीज मिसस्टेटमेंट्स आपको मिल रहे हैं फ्रॉम अदर प्रोसीजर्स, ठीक है, मिसमैच मिल रहा है आपको, मिसमैच अगर आपको मिल रहा है
उसकी इंक्वायरी कर लो। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है, उसकी इंक्वायरी कर लो। डाउट और गोइंग कंसर्न अगर है, उसकी इंक्वायरी कर लो। रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड डाउट है क्या, उसकी इंक्वायरी कर लो। रिलेटेड पार्टी कौन कौन है, क्या क्या पार्टीज और क्या ट्रांजैक्शन है, ठीक है, उसकी इंक्वायरी कर लो। मीटिंग्स में क्या क्या हुआ, टीसीडब्ल्यूजी के, मैनेजमेंट के, टीसीडब्ल्यूजी के, शेयर होल्डर्स के, उसकी इंक्वायरी कर लो। सब्सिक्वेंट इवेंट्स हो रहे हैं क्या साल खत्म होने के बाद, डेटा ऑडिट रिपोर्ट तक, उसकी इंक्वायरी कर लो। मैनेजमेंट क्या सोचता है गोइंग कंसर्न के बारे में, असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न, उसकी इंक्वायरी कर लो। नॉन फाइनेंशियल डेटा की भी इंक्वायरी कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। कमिटमेंट्स है, ऑब्लिगेशन जो नोट्स अकाउंट्स में जाता है, कॉन्टेंट लाइबिलिटी है, उसकी इंक्वायरी कर लो। रेगुलेटरी कम्युनिकेशन कुछ हुआ है क्या, उसकी इंक्वायरी कर लो। जो रिस्पॉन्सेस है, रिस्पॉन्सेस हमको ध्यान से समझने पड़ेंगे कि भाई रिस्पॉन्सेस रीजनेबल है, रिलायबल है, रियलिस्टिक है, कंसिस्टेंट है, रिप्लाई सही है, झूठ तो नहीं बोल रहे। एनालिटिकल प्रोसीजर में खास करके अकाउंटिंग सिस्टम से जो डेटा निकलता है बहुत सारा, वो हम यूज करते हैं पिछले साल से कंपैरिजन में, दूसरों से कंपैरिजन में। रिव्यू में लेकिन दो ही चीजों पे फोकस होता है, एक है आपकी इंक्वायरी, दूसरा आपका एनालिटिकल प्रोसीजर्स। क्यों इंक्वायरी? क्योंकि मैनेजमेंट इंटेंट को चेक करने का बेस्ट तरीका इंक्वायरी है। पूछो कि भाई तुम्हारा इंटेंशन क्या है ट्रांजैक्शन करने का, उसके हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बदल जाता है। रिस्पॉन्स को लेकिन कोलैबोरेट करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा हिस्टोरिकल डेटा से, पास्ट से, फिर प्रेजेंट रीजन से, फ्यूचर एबिलिटी टू एग्जीक्यूट से। और जब हम ये सब देख रहे हैं तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म से जो रिस्पॉन्सेज इवैल्यूएट करना है, बहुत अलर्ट रह के प्रोफेशनल स्केप्टिज्म से हमको इवैल्यूएट करना है। और दूसरा अंडरस्टैंडिंग इंडियन एनवायरमेंट। दो फायदे भाई इंक्वायरी के, मैनेजमेंट इंटेंशन जबरदस्त चेक हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एनवायरमेंट इसका बहुत सबूत मिलता है, इसीलिए इंक्वायरी को यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स की अगर मैं बात करता हूं, ये क्यों करते हैं भाई? पोटेंशियल आईसीयू, पोटेंशियल मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहां हो सकता है, वो आपको पकड़ कर देता है। जहां पे मिसमैच है, इनकंसिस्टेंसीज, वो आपको पकड़ कर देता है। कोलैबोरेटिव एविडेंस, इससे मिला हुआ एडिवन एविडेंस जो है, वो आप कोलैबोरेट कर सकते हो इनक्वायरी वाले एविडेंस एंड वाइस वर्सा। फिर ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड एनवायरमेंट समझ और इंप्रूव करता है। मेथड बहुत ही सिंपल भी हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लिकेट भी होते हैं, बहुत सिंपल फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेट भी हो सकते हैं, ठीक है। नाउ अब अगर हम बात करते हैं मुद्दा, तो ए फॉर एड्रेसिंग स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांस पर और ध्यान देना पड़ेगा। रिलेटेड पार्टी यूजेस फॉग, रिलेटेड पार्टी यूजेस फॉग परफ्यूम। आर फॉर रिलेटेड पार्टीज। दो बातें पूछनी पड़ेगी कि भाई कोई प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी अचानक मिल तो नहीं गई हो, उसके बारे में देखना पड़ेगा, छानबीन करनी पड़ेगी। और आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो रिलेटेड पार्टी के साथ में तो नहीं है, और उसका बिजनेस रैशनल लॉजिक क्या है, कहीं इलॉजिकल तो नहीं है। ये दो चीजें रिलेटेड पार्टी में हमको देखनी पड़ेगी। फ्रॉड के केस में हमको देखना पड़ेगा इंडिकेशन है क्या फ्रॉड के और नॉन कंप्लायंस के। इंडिकेशन है तो मैनेजमेंट से डिस्कशन करो, उनका असेसमेंट, फ्रॉड पे हमको इंडिकेशन मिले, तुम बताओ फ्रॉड क्यों नहीं हुआ है, उनका असेसमेंट। फिर उनका एविडेंस मिलने, उनसे जवाब मिलने के बाद देखो कंक्लूजन बनाओ, फ्रॉड हुआ है कि नहीं, नॉन कंप्लायंस है कि नहीं, और बराबर रिपोर्टिंग करो। अगर आपको मिलता है फ्रॉड या नॉन कंप्लायंस, तो ये भी सोचो कि एक्सटर्नल पार्टी को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। गोइंग कंसर्न केस में बिल्कुल रिव्यू के अंदर हम गोइंग कंसर्न चेक करते हैं, बिल्कुल वापस देखते हैं कि भाई आर देयर इवेंट्स एंड कंडीशन व्हिच क्रिएट सिग्निफिकेंट डाउट और गोइंग कंसर्न। अगर है तो मैनेजमेंट को बोलते हैं फ्यूचर प्लान क्या खुद को प्रोटेक्ट करने की, उनकी इंक्वायरी करते हैं मैनेजमेंट का, ठीक है, और वो पूरा उसका प्लान वो समझेंगे। फिर मैनेजमेंट के रिस्पॉन्स को अच्छे से हमको स्टडी करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, जो भी वो अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे, ठीक है, इसके बेसिस पे आपको अलग अलग चीजें मिल सकती है, ठीक है। जो रिजल्ट्स मिलेंगे आपको इंक्वायरी के, आपको रिस्पॉन्सेस, जो आपको मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सेस देखने हैं, आपको देखना पड़ेगा कि भाई गोइंग कंसर्न सही में अप्रोप्रिएट है कि नहीं। आपको ऐसा मिल सकता है, आपको ऐसा मिल सकता है कि गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट, ऐसा मिल सकता है अल्टीमेटली रिस्पॉन्स देके गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट। या फिर आपको ऐसा लग सकता है नहीं, गोइंग कंसर्न इज नॉट अप्रोप्रिएट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। दोनों चीजें आपको मिल सकती है, वही आपको बताना है, दोनों चीजें आपको मिल सकती है। फिर फॉग, अदर, तो जी पहले ले लिया हमने, फॉग। अदर की बात करते हैं, अदर प्रैक्टिशनर एक्सपर्ट्स। ऐसा हो सकता है कि ब्रांच के रिव्यू रिपोर्ट्स, सब्सिडरी के रिव्यू रिपोर्ट्स आपको पढ़नी पड़े, एक्सपर्ट की रिपोर्ट आपको पढ़नी पड़े। रिपोर्ट सब आपके पास आएंगी, उसको अच्छे से पढ़ो, देखो कि उनका सफिशिएंट है ना वर्क, उनका वर्क सफिशिएंट है ना आपकी रिपोर्ट बनाने के लिए। फिर मुद्दे में आके एडिशनल प्रोसीजर। अगर आपको पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट आपको नजर आ रहा है, तो आपको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ेगी। जितनी आप लगाना चाहो उतनी आप लगा सकते हो, सिचुएशन के हिसाब से प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना पड़ेगा। पर्पस सिंपल, पता लगाना क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, पता लगाना ताकि कंक्लूड कर सके देयर आर, कोई एविडेंस नहीं मिल रहा मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, या फिर कंक्लूड कर सके कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ठीक है। आप हो सकता है कि इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसेस का एक्सटेंड बढ़ा दो, वही ज्यादा करो, या फिर अदर प्रोसेस लगाओ, दोनों भी आ सकते हैं एडिशनल में।
इंक्वायरी एनालिटिकल बढ़ा सकते, कुछ और भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहे, एक अकाउंट रिसेबल था, लंबे समय से पैसे नहीं मिल रहे थे, तो उसकी, ठीक है, तो वहां पे डाउट उसकी, फिर और वहां पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी नहीं बना है, तो हमको मिल गया पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं बना है, पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट हमको मिल गया। और इंक्वायरी करो उस चीज को लेकर, और अदर इंक्वायरी करो, पूछताछ करो, क्या क्या आउटकम निकल सकते हैं। हो सकता है कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना निकले, हो सकता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिले, हो सकता है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ना मिले, अलग अलग आउटकम आ सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका एविडेंस आएगा उसको एनालाइज करो और कंक्लूजन बनाओ। कंक्लूजन बनाओ, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं तो वैसे, मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो वैसे। अगर आपको कंक्लूजन नहीं मिल रहा तो एक्सटेंड करो, मैनेजमेंट तुमको रोकेगा तो इसको लिमिटेशन ऑफ स्कोप। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, बहुत सिंपल सी आसान सी बात है। एडिशनल प्रोसीजर आपको लगानी पड़ेगी जब तक आपको एविडेंस नहीं मिलता, और आखिरी में या तो आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलेगा या तो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दोनों से एक कंक्लूजन पे पहुंचो भाई। सब्सिक्वेंट इवेंट्स की बात करते हैं, बहुत सिंपल, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के बाद में और रिव्यू रिपोर्ट साइन करने के बीच में रिपोर्ट, वो सब्सिक्वेंट इवेंट है। एडजस्टिंग नेचर की इवेंट है, तो यहां पर भी उसको एडजस्ट करना पड़ता है। उसके बाद में तो यहां पर भी आपको रिव्यू प्रोसेस लगानी पड़ती है, कोई एडजस्टिंग इवेंट है क्या। लेकिन एक बार रिपोर्ट साइन हो गई उसके बाद में कोई ऑब्लिगेशन नहीं कुछ करने का, अनलेस कोई सिग्निफिकेंट फैक्ट, कोई बहुत पहले की बातें पता चली कहीं से। एकदम कॉपी पेस्ट है आपका ऐसे 560 रिपोर्ट तक की जिम्मेदारी है, रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारी नहीं है। अगर फैक्ट्स पाए तो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट से फैक्ट्स, फिर सोचेंगे बैठ के अमेंडमेंट की जरूरत है क्या। अगर अमेंडमेंट की जरूरत तो मैनेजमेंट को पूछेंगे अमेंडमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हैं तो रिवाइज रिव्यू रिपोर्ट देंगे, नहीं कर रहे हैं तो उनको बोलेंगे यार इसको सर्कुलेट मत करो, मानेंगे नहीं, सुटेबल एक्शन लेना पड़ेगा हमको। फिर आखिरी में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमको लेना पड़ता है। बिल्कुल, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है, हम कंफर्म करते हैं बहुत सारी बातें और सपोर्ट करते हैं एविडेंस को। इससे लोग बहुत सोच समझ कर चीजें लिख कर देते हैं, क्वालिटी ऑफ एविडेंस इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, और ये देना उनके लिए बहुत जरूरी है, नहीं दोगे तो हम सबूत की कमी मान लेंगे और मॉडिफाई कर सकते हो हमारा कंक्लूजन। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और वो ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, उन्होंने उसको बराबर बनाया है, सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए, हर साल लेना ही पड़ता है। अगर मैनेजमेंट ने पब्लिक स्टेटमेंट ऑलरेडी दे दिया अपनी जिम्मेदारियों को लेकर तो फिर लिख के लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो भी एरिया में सबूत की कमी महसूस हो वहां पे हम अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। मतलब सबूत आपको लग रहा है और सपोर्ट चाहिए और अश्योरेंस चाहिए, वहां पे ले सकते हैं। कहां जनरली लेते हैं मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, फ्रांस का एनजीओ। फ्रॉड, सस्पेक्टेड फ्रॉड आपने हमको सब शेयर किए, रेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन सब शेयर किए, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ रेगुलेशन, सस्पेक्टेड एक्चुअल सब शेयर किए, सारे कमिटमेंट ऑब्लिगेशन कॉन्जेंसी हमको बताए, सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो एडजस्टिंग नेचर के सब बताए, सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स बताए, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन सब कुछ बताया, गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है उसके बारे में सब कुछ बता दिया। अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हम जाके उनको समझाएंगे, डिस्कस करेंगे, भाई ठीक है भाई सब सुधर जाओ, दे दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं करेंगे तो हम उसको डाउट आएगा, रीवैल्यूएट करेंगे इंटीग्रिटी, फिर अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। हो सकता है हम ज्यादा सबूत लें, हो सकता है हम लोग विड्रॉ कर लें। डिस्क्लेमर या विड्रॉल दोनों पॉसिबल है। अगर सबूत बहुत जल्दी ऐसे मैनेजमेंट कर रहा है तो विड्रॉ करेंगे, तो बाद में हम लोग डिस्क्लेमर के लिए भी जा सकते हैं। एविडेंस इवैल्यूएट करने का बहुत सिंपल प्रिंसिपल दिया हुआ है। जब भी आपको एविडेंस मिले तो सोचो क्या सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस है क्या। अगर नहीं है तो आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग प्रोसीजर, या फिर आपको और प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ेगा। उसी को एक्सप्लेन किया, एक्सटेंड करो, इंक्वायरी एनालिटिकल या फिर अदर प्रोसेस आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी एविडेंस नहीं मिल रहा है, सब कुछ मेहनत कर भी एविडेंस नहीं मिल रहा है, या तो आप विड्रॉ करने के बारे में सोच सकते हैं, अर्ली स्टेजेस में तो पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है, या फिर आप डिस्क्लेमर देने के बारे में सोच सकते हो। अगर लिमिटेशन, सबूत की कमी, लिमिटेशन ऑफ स्कोप, उन्होंने ऑडिट करने से रोका हमको, ठीक है, वापस उनके पास जाएंगे, उनको बोलेंगे ठीक करो इसको, और अदर प्रोसेस परफॉर्म करना शुरू करेंगे। फिर भी सबूत की कमी पूरी नहीं होती है, वापस विड्रॉ या डिस्क्लेमर के बारे में सोचेंगे। फिर बहुत ही सिंपल है, कंक्लूजन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कंक्लूजन आपको बनाना है, जितने भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट लेकर बैठो, क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस लेकर बैठो, उससे आपको समझेगा। फिर एक काम, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, तो ओवरऑल व्यू बराबर मिल रहा है ना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, पोजीशन का, वो देख लो, और मटेरियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स का इफेक्ट नजर आ रहा है ना, बस सिंपल बात है। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ओवरव्यू, ये सब चीजें देखकर बढ़िया सा कंक्लूजन बना दो। ठीक है, अप्रोप्रिएट कंक्लूजन बनाना है। अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन, आपको जो जानना चाहिए थी सब कुछ आपको मिल गया, ठीक है, जो आपको जरूरत था कंक्लूजन बनाने के लिए, और आज पर फ्रेमवर्क सब कुछ है, सीधा क्लीन ओपिनियन देंगे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में बोलते हैं नथिंग हैज कम टू द अटेंशन, कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसको देखकर ऐसा लगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसको देखकर ऐसा लगे कि इट इज नॉट एज पर कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अगर मैं मॉडिफाइड कंक्लूजन, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अगर इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस है तो हम मॉडिफाई करते हैं।
अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो वापस हम लोग मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा रिपोर्ट पे, आपका जो कंक्लूजन का हेडिंग है क्वालिफाइड एडवर्स, वो हेडिंग बदल जाएगा और एक बेसिस पैराग्राफ आ जाएगा। पुराने इसमें ऐसा था कि जब कुछ मॉडिफिकेशन होता है तभी बेसिस पैराग्राफ आता है, हमेशा बेसिस पैराग्राफ नहीं रहता था वहां पे। फिर अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो या तो क्वालिफाई करेंगे तो एडवर्स, मटेरियल है नॉट परवेसिव क्वालिफाइड, मटेरियल परवेसिव एडवर्स देना पड़ेगा। वर्डिंग क्या होगा? एक्सेप्ट इफेक्ट ऑफ, एक्सेप्ट इफेक्ट ऑफ, क्वालिफाइड में वर्डिंग क्या होगा? एक्सेप्ट इफेक्ट ऑफ, बाकी सब कुछ सही है। एक्सेप्ट इफेक्ट ऑफ, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जिसको देखकर ऐसा लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। बस इसको छोड़ दो, बाकी पूरा सेम रिपीट करना है। एडवर्स में क्या करना पड़ेगा? एडवर्स के अंदर सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट डजंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, कंप्लायंस फ्रेमवर्क में लिखेंगे। बेसिस पैराग्राफ में आपको समझाना पड़ेगा, अमाउंट की गलती है तो वो समझाना पड़ेगा, क्वांटिफाई करना पड़ेगा। अगर आपके नोट्स टू अकाउंट गलत तो वो बताना पड़ेगा, उसको क्वांटिफाई करना, उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा क्या गलत है क्या सही रहना चाहिए। उम्मीद इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं लेकिन थोड़ा सोच लो। लॉ कॉन्फिडेंशियल, प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, डिस्कस कर लो थोड़ा सा, तो उसको प्रूव करने के तुम्हारे पास पुख्ता एविडेंस होनी चाहिए। नैरेटिव डिस्क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट, उसको इग्नोर नहीं करना कभी। फिर अगर इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस है, मटेरियल अगर सिर्फ मटेरियल परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड, मटेरियल परवेसिव है तो डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। आप विड्रॉ करने के बारे में भी सोच सकते हैं। लिमिटेशन ऑन स्कोप है, अगर हम कोशिश करेंगे दूर करने के, लिमिटेशन ऑन स्कोप है, कोशिश करेंगे कि भाई मैनेजमेंट को बोलेंगे कि भाई इसको सुधार दो, टीसीडब्ल्यू को बोलेंगे सुधार दो, नहीं सुधार रहा है तो फिर हमको हो सकता है विड्रॉ करना पड़े, ठीक है। अगर आपका क्वालिफाइड कंक्लूजन है और इनएबिलिटी की वजह से, तो कैसे वर्डिंग्स आते हैं? बहुत सिंपल है, एक्सेप्ट पॉसिबल, एक्सेप्ट इफेक्ट की जगह एक्सेप्ट पॉसिबल इफेक्ट बिकॉज ऑफ मैटर एक्सप्लेन, बाकी वर्डिंग सेम है। कुछ भी हमको ऐसा नहीं मिला जिसको देखकर ऐसा लगे कि इट इज नॉट फ्री फ्रॉम, इट इज नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। एक्सेप्ट पॉसिबल इफेक्ट, सबूत की कमी है तो हम लोग एक्सेप्ट पॉसिबल इफेक्ट पे आते हैं, ये अपन ने ऐसे 700 के अंदर बहुत डेप्थ में देखा हुआ है। अगर मैं बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट डिस्क्लेमर, बहुत सिंपल, बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस जो हमने बताया, हमको कोई एविडेंस नहीं मिला है, हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे कंक्लूजन। प्रैक्टिशनर रिपोर्ट टाइटल आएगा, एड्रेस ही आएगा, इंटर पैराग्राफ में बताएंगे रिव्यू किया है, कौन से कंपनी का किया है, क्या कवर्ड है, फिर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर चेतावनी देंगे भैया कि ये इसमें हम लोग ऑडिट ज्यादा एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर रहे हैं, ऑडिट जितनी प्रोसीजर्स, ऑडिट जितना एविडेंस हम ऑब्टेन नहीं कर रहे, फाइनली कंक्लूजन, ठीक है। मॉडिफाइड है तो मॉडिफाइड कंक्लूजन। ये भी बोलते हैं भैया बंदे ने भरोसा करो इसके ऊपर, बंदे ने जो काम किया एथिकल और इंडिपेंडेंट रह के किया, सिग्नेचर डेट प्लेस। ईएमपी आएगा, इफ यू वांट टू हाईलाइट अंडरस्टैंडिंग, इंप्रूव करना चाहते हो आप ईएमपी डालो, हेडिंग डालो कंक्लूजन के जस्ट नीचे। अगर कोई बाहर की बात को हाईलाइट करना चाहते हैं ओएमपी डालो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, अगर लॉ के हिसाब से कुछ और रिपोर्टिंग करें, सेपरेट सेक्शन डालो, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, अलग से सेक्शन डालो, रिपोर्ट अलग से सेक्शन डालो, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, और वहां पर जैसे अपन नॉर्मल लिखते हैं वहां पे लिख डालो। डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में भाई हमको क्यों अपॉइंट किया गया था, पर्पस क्या था, अल्टीमेटली रिव्यू असाइनमेंट का, लॉ के हिसाब से है, वॉलंटरी है, क्या पर्पस है वो बताओ। फिर एंगेजमेंट के इंपॉर्टेंट स्टेप्स, पार्ट्स बताओ, एस्पेक्ट्स मतलब पार्ट्स, क्या प्रोसेस परफॉर्म की, क्या रिजल्ट्स मिले, क्या कंक्लूजन बनाया, क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स थे। डॉक्यूमेंट सब करना पड़ेगा, किसने परफॉर्म किया, कब परफॉर्म किया, किसने रिव्यू किया, कब रिव्यू किया, क्या डिस्कशंस हुए, क्या इश्यूज मुद्दे मिले। ऑडिट वर्सेस रिव्यू, एक रीजनेबल, एक मॉडरेट, एक में पॉजिटिव ओपिनियन, एक में नेगेटिव ओपिनियन, एक में सभी प्रोसीजर्स एक्सटेंसिव, टेस्ट ऑफ कॉर्नर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, यहां पे सिर्फ इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। जब रिव्यू करवा क्वार्टरली, जब आप इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू करवा रहे हो ऑडिटर से खुद से, तो 2410 लगता है। इसमें बस एक ही बात लिखी हुई है जो अलग है, थोड़ी सी हटकी है, कि ऑडिट का एविडेंस आप रिव्यू में यूज कर सकते हो, रिव्यू का एविडेंस आप ऑडिट में यूज कर सकते हो, बस वही चेंज है। इस वजह से ओवरऑल जो मेहनत है 2410 में कम करनी पड़ती है। ये भी आपको रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की, रिव्यू असाइनमेंट कैसे प्लान करना, कैसे एग्जीक्यूट करना, कैसे रिपोर्ट करना, उसके बारे में बताता है। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब लेस देन 1 ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो इंटरिम। ये आपके कंप्लीट सेट भी हो सकता है, पूरा कंडेंस भी हो सकता है, कंप्लीट सेट भी हो सकता है, कंडेंस भी हो सकता है। अब कंप्लीट सेट मतलब सब कुछ, कंडेंस मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट आइटम, सिर्फ सेल, सिर्फ प्रॉफिट, सिर्फ पर्टिकुलर एसेट लायबिलिटी, उसको बोलते हैं कंडेंस्ड। फिर ऑब्जेक्टिव क्या सेट है, बिल्कुल जैसे रिव्यू होता है, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सेट है। आप जाकर इतनी मेहनत करो, इतना एविडेंस आप ऑब्टेन करो कि आप मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस दे सको, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस दे सको, आप कंक्लूजन दे सको। इसके लिए एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करो। किसी भी तरीके से ये ऑडिट नहीं है, ना वैसी प्रोसीजर्स है, ना वैसा अश्योरेंस है, ठीक है। यहां पर भी आपको टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पहले फाइनल करने पड़ेंगे ताकि उसमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, एफआरएफ,
ऑडिटर की जिम्मेदारी, ऑडिट रिपोर्ट। 5 बातें एकदम क्लियर है, पर्पस एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड एनवायरनमेंट, भैया अंडरस्टैंडिंग तो ऑप्टेन करते, एंटिटी एंड एनवायरनमेंट फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन करनी पड़ती है ताकि पोटेंशियल मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, लाइक्लीहुड ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पता चले। अगर पहले ऑडिट किया हुआ है तो ऑडिट के पूरे डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस भरपूर काम आएंगे अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने के लिए। आप उसको अपडेट, पहले की आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग है उसको आप अपडेट कर सकते हो। आप क्या करो, पहले तो अपडेट करने के लिए पास्ट रिकॉर्ड्स आप सारे लेके आओ। प्रीसीडिंग, जब भी आपने प्रीसीडिंग ऑडिट किया होगा, प्रीसीडिंग आपने रिव्यू किया होगा, उसके डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। ठीक है, पिछले पिछले इंटरिम पीरियड का, पिछले क्वार्टर के डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। पिछला साल सेम क्वार्टर, उसके भी डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। देखो कि भाई ओवर पीरियड ऑफ टाइम इस बार क्या चेंज हुआ, कहां पे चेंजेस है, कहां पे इंक्रीज डिक्रीज है, कहां पे फ्लक्चुएशंस है, आपको रिस्क मिलेंगे, मिसस्टेटमेंट कहां होने के चांस है वो आपको मिलेंगे। तो पिछले साल का एविडेंस लाओ और देखो कि कहां पे चेंजेस है। बहुत अंडरस्टैंडिंग, गहरी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको। करंट ईयर में आप इंटरनल, करंट ईयर की ऑडिट प्रोसीजर से क्या आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है वो लो, वो उससे आपको अपडेशन होगा। इंटरनल रिपोर्ट पढ़ो, उससे अपडेशन होगा। ठीक है, तो ये सबसे आपका नॉलेज अपडेट होता रहेगा। मटेरियलिटी रिलेवेंट है ना, वो अभी चेक करो, उससे भी आपका नॉलेज अपडेट होगा। फिर इसके इंक्वायरी, बहुत पूछताछ में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, फ्रॉड रिस्क है क्या, क्या बिजनेस में चेंजेस हुए, क्या इंटरनल कंट्रोल में चेंजेस हुए, क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। ऑल दिस इज वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू अपडेट द अंडरस्टैंडिंग। अगर ऑडिट अभी तक परफॉर्म नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी अंडरस्टैंड एंटिटी शुरू करो। ऑडिट का एविडेंस रिव्यू में यूज करना, रिव्यू का एविडेंस ऑडिट में यूज करना, दोनों जगह एक का एविडेंस आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर कंपोनेंट्स है तो कंपोनेंट्स मतलब ब्रांचेस या फिर ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्सिडीज को हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। ऑडिटर उनको भी, जो अपने दूसरे अदर ऑडिटर्स, उनको भी इंस्ट्रक्शन देता रहता है कि क्या क्या काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, उनको भी एक ओवरव्यू देता रहता है। ठीक है, वहां से भी इंफॉर्मेशन, आप वहां से भी क्या इंफॉर्मेशन आ रही है देख लो। अब इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स ये सेम है, सिर्फ भाई ऑर्डिनरी हम लोग इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर ही परफॉर्म करते हैं, हम लोग इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन परफॉर्म नहीं करते। लेकिन अगर रिस्क बढ़ गई, अंडरस्टैंडिंग को देखा हमने, रिस्क बढ़ गई, ये चीजें बेकार, चीजें खतरनाक हो गई, तो आप अभी से अदर प्रोसेस लगाने की शुरुआत कर सकते हैं। तो इस रिव्यू में जनरली किस तरह की प्रोसीजर्स होती है, किस तरह की, अपार्ट फ्रॉम हम लोग बात करें इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स के, सबसे पहले जाते से हम लोग पास्ट मॉडिफिकेशन, पिछले ऑडिट में, पिछले रिव्यू में अगर कोई मॉडिफिकेशंस है, क्वालिफाई किया है, एडवर्स दिया है, डिस्क्लेमर दिया है, सबूत की कमी है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, उसके बारे में पूरा नॉलेज ले लो। वो गलतियां अभी भी हो सकती है, जाकर देखना पड़ेगा कि वो रेक्टिफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर मीटिंग्स, जो इस साल बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई होगी, इस क्वार्टर में अगर कोई बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो, ऑडिट कमेटी की मीटिंग से क्या डिसाइड हुआ, फिर इंक्वायरी करिए। सबसे पहले जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया उनको पूछिए कि भाई एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो किया क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही में ट्रू एंड फेयर व्यू देने जैसे आपने इसको बनाया है क्या। फिर रिसेंटली कोई चेंज हुआ है क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर, आप वैल्यूएशन कैसे करते हो अलग अलग एसेट्स का, तो बनाने के तरीके और उसकी इंपॉर्टेंट चीजें पूछ लो। क्रिटिकल मैटर्स, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, कॉम्प्लेक्स चीज हुई है क्या इस क्वार्टर में, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है क्या, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला है क्या, जो अलग अलग क्वेरीज, डाउट्स निकल रहे हैं बाकी प्रोसीजर से, वो सॉल्व करवा लो। क्रिटिकल मैटर्स बोल रहे हैं, भाई कोई फ्रॉड हुआ है क्या, कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड है क्या, एलिज फ्रॉड है क्या, उस तरीके से सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस, एक्चुअल नॉन कंप्लायंस है क्या, उसके बारे में पूछ लो। कोई आपने डेट कॉन्वोनेंट्स, मतलब लोन अग्रीमेंट आपने तोड़ा, ऐसा कुछ है वो पूछ लो। भाई बिजनेस में कोई लॉ में कोई चेंज है क्या, बिजनेस में कोई चेंज है क्या, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कोई चेंज है क्या, ठीक है, आप इसके बारे में पूछ लो। कॉन्टिजेंसी के सिचुएशन में कोई चेंज है क्या, वो पूछ लो। एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा लो, अमाउंट्स और रेशियो को पिछले साल से दूसरों से कंपेयर कर डालो। दूसरे ऑडिटर से बात कर लो, ब्रांच ऑडिटर हो सकते हैं, सब्सिडियरी ऑडिटर हो सकते हैं, उनके साथ हम बातचीत करते रहते हैं, उनको बताते भी रहते हैं, उनकी बात सुनते भी रहते हैं। फाइनली सब बनने के बाद में एक ओवरऑल रिव्यू ले लो कि भाई जितना प्रॉफिट बोल रहे उतना लग रहा है क्या, जितनी ग्रोथ बोल रहे उतना ग्रोथ लग रहा है क्या, वो देख लो। अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं तो टाइमिंग, आप रिव्यू का काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन उसके पहले से शुरू कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट इट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गेटिंग प्रिपेयर्ड, उसके पहले से भी, उसके साथ साथ में भी कर सकते हो। जितना जल्दी शुरू करोगे आपको रिव्यू करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। ठीक है, रिव्यू करने की ज्यादा समय मिलेगा, इन डेप्थ आपको रिव्यू करने की ज्यादा समय मिलेगा, इश्यूज को, मैटर्स को देखने के लिए आपको ज्यादा समय लगेगा। तो भाई हम बोल रहे जल्दी करो तो और अच्छा। क्या ऑडिट और रिव्यू हम साथ में कर सकते हैं? बिल्कुल, ऑडिट और रिव्यू एक्टिविटी दोनों साथ में भी हो सकती है।
ये पूछा जा सकता है कि भाई ऑडिट और रिव्यू साथ में हो सकता है क्या। फिर अगर हम बात करते हैं लिटिगेशंस और क्लेम्स के बारे में, लिटिगे कौन से बड़े बड़े लिटिगेशंस और क्लेम्स है, क्या हारने की प्रोबेबिलिटी है, कितना अमाउंट है, कुछ नए क्लेम्स आए, लिटिगेशन क्लेम्स आए क्या, वो पूछ लो। जनरली डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद लॉयर नहीं करना पड़ता, जरूरत नहीं है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में जब आपको ऐसा लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट बिकॉज ऑफ लिटिगेशन क्लेम, उसमें कुछ गड़बड़ लगने के चांसेस है, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बिल्कुल 501 जैसा है। फिर फाइनली सब कुछ होने के बाद में एक काम करिए, जितना भी डेटा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको मैच करिए, आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, मैच होना चाहिए। और आपके जो नोट्स टू अकाउंट्स है वो जो बाकी सपोर्टिंग डेटा है उससे मैच होना चाहिए। दोनों को रिकंसाइल कर लीजिए, मैच कर लीजिए, भाई बेसिक रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैच हो रहे ना। सब्सिक्वेंट इवेंट की बात करें, बैलेंस शीट डेट के बाद जब तक रिव्यू रिपोर्ट साइन नहीं करते तब तक की पूरी इंक्वायरी करो, एडजस्टिंग इवेंट, डिस्क्लोजर इवेंट्स बराबर डिस्क्लोज किए गए क्या, उसके बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं है। गोइंग कंसर्न की अगर बात करें तो पूछिए क्या कोई इवेंट्स एंड कंडीशन है जो डाउट क्रिएट करते हैं गोइंग कंसर्न को लेकर, अगर है तो उनके फ्यूचर प्लान्स पूछिए। फ्यूचर प्लान्स आपको बताएंगे, ओवरऑल मोटा मोटी सही लग रहा है, आपको कोई कोरैबोरेटिव एविडेंस, एडिशनल एविडेंस लाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इस तरह का डाउट नहीं है, पूछ लीजिए भाई गोइंग कंसर्न का असेसमेंट कोई चेंज हुआ है क्या, हैव यू चेंज इट, कुछ ऐसा कुछ हुआ है क्या, ये पूछ लीजिए। तो बेसिक सवाल है, पहले असेसमेंट चेंज हो ये पूछ लीजिए, फिर कोई इवेंट्स कंडीशन डाउट क्रिएट कर रहा है क्या, है तो फिर आपका प्लान सुन लीजिए, प्लान को कोरैबोरेटिव एविडेंस लेने की जरूरत नहीं है। अगर पोटेंशियल मटेरियल एडजस्टमेंट, अगर आपको लग रहा है पोटेंशियल मटेरियल एडजस्टमेंट हो सकता है तो फिर चुप मत रहिए, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाइए। इसका मतलब आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल सकता है, एडिशनल प्रोसीजर लगाइए, जो लगाना लगाइए, इंक्वायरी लगाइए, एनालिटिकल प्रोसीजर और बढ़ाइए, बाकी ऑडिट प्रोसीजर है, इंस्पेक्शन है, सब कुछ लगाइए और पता लगाइए सही में मटेरियल एडजस्टमेंट जरूरत है कि नहीं। जब आपको एडजस्टमेंट मिल जाए कि भाई मतलब रेक्टिफिकेशन मिल जाए, मिसस्टेटमेंट मिल जाए, तो आप देखिए इंडिविजुअली या फिर अग्रीगेट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, या फिर आपको लगे डिस्क्लोजर नहीं है तो आप देखिए इंडिविजुअली अग्रीगेट में ये मटेरियल बात है क्या। प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ेगा ये समझने के लिए मटेरियल है कि नहीं। करेक्शन करवाइए, नहीं करेंगे तो रिपोर्ट पे इफेक्ट लेना पड़ेगा। आखिरी में लगेगा मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्होंने बनाए हैं एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, उसके लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी उन्होंने बनाया है। इसके अलावा कुछ और एरिया में, अदर रिटर्न और एरिया में भी, कि भाई जितने फ्रॉड और नॉन कंप्लायंसेस थे उसके सबके बारे में बता दिया, नॉन कंप्लायंस के बारे में बता दिया, लिख कर दो, फ्रॉड के बारे में बता दिया, जो रिस्क असेसमेंट हमको मिला था, हमारे रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है वो सब शेयर कर दिया, सब्सिक्वेंट इवेंट जिनका एडजस्टमेंट जरूरत है वो भी सब शेयर कर दिया, कुछ भी छुपाया नहीं है, ऐसा रिटर्न रिप्रेजेंट भी ले लो। 2400 के अंदर 2400 के अंदर जो लिस्ट थी वही लिस्ट यहाँ पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर हम बात करते हैं अकंपनिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब ही क्या होता है अदर इन्फॉर्मेशन, एक बार रीड कर लो अकंपनिंग इन्फॉर्मेशन को और देखो कि उस इन्फॉर्मेशन में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन में कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। अगर मटेरियल इनकंसिस्टेंसी निकली तो दो बातें निकल के आ सकती है, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अमेंडमेंट की जरूरत है तो रेक्टिफाई करवा लो, या अदर इन्फॉर्मेशन में गलत है रेक्टिफाई करवा लो। रेक्टिफाई करवा लिया तो ठीक है, ना तो ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफाई करना पड़ेगा, अदर इन्फॉर्मेशन भी गलत है ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। अगर बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन गलत निकली तो विश्वास खत्म हो जाएगा मैनेजमेंट से, हम विथहोल्ड ऑडिट रिपोर्ट रिलीज ही नहीं करेंगे, फिर विड्रॉ करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर अदर रीड किया आपने और अदर इन्फॉर्मेशन गलत लग रहा है, मतलब इनकंसिस्टेंसी नहीं दिख रही लेकिन अदर इन्फॉर्मेशन गलत लग रहा है, जाइए मैनेजमेंट के पास डिस्कस करिए, उनको बोलिए रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। अगर अगर डाउट लग, मैनेजमेंट को भी डाउट है चीजें सही है कि नहीं है, थर्ड पार्टी की एक्सपर्टीज लीजिए, एक्सपर्ट की मदद लीजिए। अगर फिर भी वो रिफ्यूज कर देते हैं, पता चला सही में गलती, रिफ्यूज कर लेते हैं, भाई अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, टीसीडब्ल्यूजी के पास जाना पड़ेगा, लीगल एडवाइस लेनी पड़ेगी। अगर ऑडिट रिपोर्ट दे चुके हैं तो अप्रोप्रिएट एक्शन, पब्लिक नोटिस दो, एजीएम में जाओ, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो भाई जितने भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट पता चलते हैं मैनेजमेंट को बताइए, ठीक है। वो अगर बराबर रिस्पॉन्ड नहीं करते टीसीडब्ल्यूजी को बताइए, वो अगर बराबर रिस्पॉन्ड नहीं करते तो फिर आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा ओपिनियन। ऐसे जितने भी फ्रॉड, नॉन कंप्लायंस से बड़े बड़े सब बताइए उनको, गवर्नेंस के इशू के, मतलब गलतियां तो बताना ही है, बाकी जो फ्रॉड और गवर्नेंस इंटरेस्ट की बात है वो भी बताना है। ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, कितना सेंसिटिव मैटर है, कितना अर्जेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से। ओरल है तो डॉक्यूमेंट करना चाहिए क्या क्या हमने भेजा था, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं ऑडिट रिपोर्ट, तो यहाँ पर भी टाइटल आएगा, टाइटल के बाद में एड्रेस ही आएगा कि भाई ऑडिटर की एड्रेस आएगा कि रिव्यू रिपोर्ट है, इंडिपेंडेंट रिव्यू रिपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी इंट्रो पैराग्राफ आएगा, रिव्यू है, किस चीज का, किसका रिव्यू है, क्या क्या चीजें कवर्ड है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा कि भैया काम करना है, रिव्यू करना है एज पर SRE 2410, और रिव्यू के अंदर हम जो काम करते हैं थोड़ा कम करते हैं एज कंपेयर टू ऑडिट,
इसलिए अश्योरेंस भी कम होता है इसके अंदर। ठीक है, आप बिल्कुल बताइए रिव्यू कैसे किया, इंक्वायरी और ऑडिट से कम होता है, ओपिनियन तो जरूर बताएं। फाइनली कंक्लूजन दे दीजिए कि भाई नथिंग हैज कम टू अवर अटेंशन जिसको देखकर ऐसा लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। सिग्नेचर, डेट सिग्नेचर, ठीक है, प्लेस आपको लिखना पड़ेगा, यूडीएन रिक्वायर, यूडीएन भी आपको नंबर डालना पड़ेगा। अगर आप एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो नहीं करोगे तो ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, हम बोलेंगे इसको रेक्टिफाई कर दो, मैनेजमेंट नहीं टीसीएबली के पास जाएंगे रेक्टिफाई कर दो, रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो रिपोर्ट मॉडिफाई करनी पड़ेगी। अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है तो वापस बोलेंगे रेक्टिफाई कर दो, नहीं तो फिर क्वालिफाई एडवर्स देना पड़ सकता है, डिपेंड करता है परवेसिव है कि नहीं चीजें। लिमिटेशन ऑन स्कोप है, फिर मैनेजमेंट के पास जाओ, बोलो ठीक करो, वो नहीं माने टीसीएबली के पास जाओ, दूसरी और पैसे लगाओ, नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद अगर फिर भी अगर सबूत की कमी पूरी नहीं हो रही है, फिर ऐसे केस में तो भाई आपको देखना पड़ेगा, अर्ली स्टेज पे तो शायद विड्रॉ करें, लेटर स्टेज पे तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। लिमिटेशन स्कोप मैनेजमेंट की तरफ से तो उसके लिए हम बोल रहे हैं, ये जो डिस्कस किया। अगर लिमिटेशन स्कोप अदर है, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस की वजह से है, मैनेजमेंट ने पूरा साथ दिया तो जनरली सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस कैसे ना कैसे तो मिल जाता है। लेकिन अगर नहीं मिल पा रहा है, रेयरली अगर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, और फाइनेंशियल्स नहीं मिल पा रहा है, तो हमको ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि भाई नहीं मिल पा रहा है एविडेंस, नहीं मिल पा रहा है एविडेंस, और उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। कभी कभी पिछले ऑडिट से सिचुएशन कैरी फॉरवर्ड होती है कि भाई गवर्नमेंट कुछ डॉक्यूमेंट ले गया था, अभी भी गवर्नमेंट के पास है। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है और उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर है, अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है और उसका अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर है, तो हम लोग 570 में तो मटेरियल अनसर्टेनिटी और गोइंग कंसर्न देते हैं, लेकिन यहां पे हमको ईएमपी देना पड़ेगा भाई। यहां पे हमको 2410 में ईएमपी देना पड़ेगा। पुराने जमाने में ईएमपी देना पड़ता, 2410 में ईएमपी है। अभी जो अपने लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स है उसमें हम लोग ईएमपी ओएमपी डालने को अनमॉडिफाइड रिपोर्ट ही बोलते हैं, लेकिन 2410 के अंदर जब हम ईएमपी ओएमपी डालते हैं तो वो मॉडिफाइड रिपोर्ट हो जाती है, रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाती है। पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन ओपिनियन अभी भी अनक्वालिफाइड है। तो पुराने कॉन्सेप्ट में ईएमपी ओएमपी डालने से मॉडिफाइड रिपोर्ट होती है, ऐसा बोलते थे, और फिर ओपिनियन अनक्वालिफाइड रह सकता है, करेक्ट। तो पुराना कॉन्सेप्ट के हिसाब से मॉडिफाइड हो जाएगी ये पर्टिकुलर रिपोर्ट। तो मटेरियल अनसर्टेनिटी है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर है तो आप ईएमपी डालिए, एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है बहुत बुरी बात, क्वालिफाई एडवर्स हम लोगों को देना पड़ेगा। पिछले साल से कंटिन्यू हो रहा है तो जैसे कंटिन्यू हो रहा है वैसे कंटिन्यू करिए, अगर आ रहा है तो मतलब उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर है इस बार तो लेकर चलिए उसको। अदर कंसिडरेशन में इंटरेस्टिंग है, अग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि भाई जब भी रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज होंगे साथ में रिव्यू रिपोर्ट भी रिलीज होगी, लेकिन साथ में नहीं हो रही तो मैनेजमेंट को बोलेंगे गलत कर रहे हो आप, लीगल एडवाइस लेंगे और अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, पब्लिक नोटिस देनी पड़ सकती है, एजीएम में जाकर बोलेंगे। अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू नहीं करोगे फिर समझाएंगे, एडवाइजरी लेंगे। लेकिन यहां पे सबसे खास बात, हम लोग अगर ऐसी गलती कर रहे हैं, मॉडिफाइड रिपोर्ट सर्कुलेट नहीं कर रहे, इतना बड़ा छल धोखा है, तो हम लोग वी विल लीव, हम लोग इसके अंदर आपके जो एनुअल ऑडिट है, आपका जो एनुअल ऑडिट है वो एनुअल ऑडिट हम लोग छोड़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग एनुअल ऑडिट छोड़ने की बात करें, दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिर यहां पे कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंडेंस्ड मतलब समरी के अंदर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समरी होती है, लेकिन कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ हाइलाइट्स होते हैं, बड़े बड़े इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी सिग्निफिकेंट इवेंट चेंजेस के बारे में लिखा होता है। सिर्फ उसको पढ़ना इतना कंफर्टेबल, इतनी अच्छी जानकारी नहीं देता। जनरली लोग क्या करते हैं, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट देते हैं कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और समझते हैं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन पे क्या इंपैक्ट हुआ होगा। तो ऐसे केस में रिव्यूअर बोल सकता है कि भाई, रिव्यूअर बोल सकता है, ठीक है, बार बार हम लोग ऑडिटर वर्ड यूज कर रहे हैं लेकिन वो ऑडिटर मतलब रिव्यूअर की बात करें हम लोग, तो ठीक है, ऑडिटर को हम लोग बोल सकते हैं 2400 में आपको प्रैक्टिशनर वर्ड देखने को मिलेगा, 2410 में आपको ऑडिट वर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है, इसका भी आप ख्याल रख सकते हैं, लेकिन उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। ऐसे केस में ऑडिटर बोलेगा मैनेजमेंट को, लिखो कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे कि इसको अकेले पढ़ना अच्छा नहीं होगा, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी, एक काम करिए आप ना इसको इन कंजंक्शन विथ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े। अगर ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया तो लोग कंफ्यूज सकते हैं, मिसलीडिंग हो सकता है, उसके हिसाब से रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंटेशन क्या करो, इतना सफिशिएंट डॉक्यूमेंट रखो कि आपके रिपोर्ट के अंदर जो कंक्लूजन है हम उसको सपोर्ट कर सके, वी आर एबल टू सपोर्ट इट, ठीक है। और इतना एविडेंस आप रखो कि प्रूव कर सको कि ऑडिट हमने सिस्टमैटिक किया है एज पर लीगल रिक्वायरमेंट और एसआरई के हिसाब से हमने किया है।